नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इनको क्रम से याद करने की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? क्या है ट्रिक? देख तू सैला। क्या है? देख तू सैला। ठीक है। द से दास वंश या इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, दास वंश या गुलाम वंश। ख से खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। तू से तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। स से सैयद वंश। ठीक है, और ल से लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। ठीक है, दास वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इस हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा, यानी गुलाम वंश आएगा 4। फिर उसके बाद खिलजी वंश 5। 4 5 किस ऑप्शन में है? तो डी में है। किसमें? डी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। देखिए, यहां पे क्रम से है, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश यानी 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो तुगलक वंश ने किया। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक इसने शासन किया। सबसे अधिक अगर देखा जाए, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया 94 वर्ष तक, और सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया 30 वर्ष तक। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। आगे चलें। चैत्रा भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। ठीक है, आगे चलें। देखिए, राजघाट यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। किसान घाट यह चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। वीर भूमि यह राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। महाप्रयाण घाट यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, समता स्थल यह जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है। नारायण घाट यह गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है। अभय घाट यह मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। चैत्रा भूमि यह भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि यह के.आर. नारायण से संबंधित है। ठीक है, जननायक स्थल यह चंद्रशेखर की समाधि स्थल का नाम है। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है। और संघर्ष स्थल यह चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल का नाम है। दोस्तों,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। क्या है? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे चलें। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। अब तो अयोध्या हो गया है। क्या हो गया है? अब तो इसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति यह 1948 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? तो 1948 में। ठीक है, आगे चलें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, देखिए, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश का संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। वेनेजुएला तेल भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, जबकि सऊदी अरब द्वितीय स्थान रखता है तेल भंडारण में। ठीक है, आगे चलें। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, देखिए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपनी पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा
स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, आगे चलें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 यह किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, आगे चलें। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो ये खड़ी बोली के विकास में। किसमें? खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है। किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली ग्राम, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्या थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनका जन्म 1253 में वर्तमान में कासगंज जिला, और यह पहले क्या था? पहले एटा जिला था। ठीक है, पहले एटा जिला था। ठीक है, तो ऑप्शन में एटा या कासगंज देगा। अगर दोनों में से एक देगा तो आप एटा लगाएंगे या कासगंज लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो आप कासगंज लगाएंगे। ठीक है, आगे चलें। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। किसमें? उपनिषद में। ठीक है, देखिए मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। क्या कहा है? ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान किसने कहा है? तो शंकराचार्य ने कहा है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलें।
सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी ढाल या पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं सुमेलित। देखिए लिग्नाइट, लिग्नाइट किसका अयस्क होता है? तो लिग्नाइट यह कोयला का अयस्क होता है। किसका? कोयला का अयस्क होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट यह लोहे का अयस्क होता है। और पायराइट किसका अयस्क होता है? तो तांबे का अयस्क होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 किसमें है? सी में है। किसमें? सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलें। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस नदी प्रणाली द्वारा द्विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस नदी प्रणाली द्वारा द्विभाजित होती है? तो लूनी और बनास के द्वारा। किसके द्वारा? लूनी और बनास के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, देखिए अरावली पर्वत संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। यह सिरोही जिले में स्थित है जो माउंट आबू में है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बिठूर यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन जौनपुर सई नदी के तट पे नहीं बल्कि यह गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। किस नदी के? गोमती नदी के तट पर जौनपुर बसा हुआ है। और सई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो प्रतापगढ़। कौन सा शहर है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर बसा हुआ है और जौनपुर यह गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो ये सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, देखिए वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं और पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। BBR या सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।